नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर एक बार आपका हमारे YouTube चैनल पर। और बच्चों, आप सभी जैसा जानते हैं, हमने हरियाणा सिटी मेंस व ग्रुप डी बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। आज उसी क्रैश कोर्स को फिर से आगे लेके चलेंगे आप। और आज का जो बच्चों अपना टॉपिक है वो है हरियाणा का अभिलेख। हरियाणा का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बच्चों। पहले आज इसी क्लास में हम इस टॉपिक ना पढ़ाएंगे, उसके बाद MCQ पढ़ाएंगे आप। तो आपके साथ साथ सारे के सारे जो अभिलेख है ये बच्चों याद हो जाएगी। और आप हरियाणा के कितने भी पेपर उठा के देख लियो, अभिलेख से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो अभिलेख है बच्चों, यही जानकारी देते हैं कि हरियाणा के किस क्षेत्र में किसने राज किया, हरियाणा में जो सरोवर बने हैं इसका निर्माण किस राजा के शासन काल में हुआ। सारी की जो सारी जानकारी है, जो पुराने अपने अवशेष है जो लिखे गए थे बहुत पुराने समय में बच्चों, वे अभिलेख ही है जिनसे हमें हमारी जानकारी का पता चलता है। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 31 रहेगी। और जो साथी आज हमारे से पहली बार जुड़े हैं तो मैं उन्हें कहना चाहूँ बच्चों, अगर आपने बढ़िया तरीके से हरियाणा की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर दो। अगर क्लास पसंद आओ तो बच्चों लाइक कर दियो, और वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइयो कि आज की क्लास आपने हमारी कैसी लगी। तो बच्चों आगे देखो, करा क्लास की शुरुआत। और उससे पहले एक, जैसा आप सभी जानते हैं बच्चों, अगर आपने कोई भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो अपना YouTube चैनल है जीके बाई रविंद्र सर, जिस पर मैं पढ़ाया करूँ आपने मेरा है। और दूसरा है बच्चों सरकारी network.com, या एक वेबसाइट है। अगर आपने कोई भी जॉब से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, यानी कि बहुत सारी ऐसी जॉब होया करे जो आपने तक पहुंची को ना पाओ बच्चों, तो अगर उसकी जानकारी आपने चाहिए है तो आप क्या करियो, सरकारी network.com लिखियो गूगल पे, आपने ढेर सारी मिलेगी नौकरी से जुड़ी हुई जानकारी। उसके बाद आगे चलते हैं, ये बाजो अपना टॉपिक है बच्चों अभिलेख। और वही बात अभी अपना, अगर आप कोई टॉपिक ना पढ़ने लग रहे हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषा याद होना बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले अभिलेख की परिभाषा क्या है बच्चों। अभिलेख क्या करे, आपने देखोगे कोई पुराने स्थान पर आप घूमने जाओ तो एक पत्थर सा आया करे, उसको ऊपर की में खोद के लिखे डावे। तो बच्चों पहले क्या आया करते, पहले अपने कॉपी किताब तो आया कौन करते, जो राजा महाराजा लिखवाया करते ने, मने राज करया उसने हराया में, मेरे शासन काल के दौरान ये चीज हुई। तो बच्चों जब कॉपी किताब को नहीं आया करती तो क्या करया करते, कोई तो पत्थर के ऊपर लिख दिया करते, कोई ताम्र पत्थर के ऊपर लिख दिया करते। ताम्र पत्थर समझो हो, तांबे का पत्थर, उसको ऊपर लिखवाया करते भाई। तो देखिए बच्चों, अगर पूछ लिया जाए अभिलेख की परिभाषा तो पत्थर अथवा धातु जैसी कोई कठोर सतह पर लिखे गए और जो अपने पठन की सामग्री हो पढ़ने के लिए हो, उसको क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। उसके बाद बच्चों अभिलेख तो भारत के अंदर भी बहुत सारे हुए, लेकिन कोई ऐसा भी स्थान होगा बच्चों कि जहां इन अभिलेखों को रखा गया। तो वर्ष 1947 से पहला की बात है बच्चों, क्या होया, अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अधिकार कराया। और भारत के ऊपर अधिकार कराया सबसे पहला कोलकाता में आए बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। फिर कोलकाता को भारत की राजधानी बनाई, और कोलकाता को भारत की राजधानी बनाई बच्चों तो वहीं पर क्या कराया, 1891 के अंदर इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी, यानी कि जो अपना रिकॉर्ड है बच्चों उसकी स्थापना कर दी। और वहां पूरे के पूरे जो अपने अभिलेख थे उन्हें रख दिया गया। बाद में आपने पता है 1911 के बाद भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया बच्चों। उसके बाद 1926 व 37 के बीच में धीरे धीरे जो सारे के सारे रिकॉर्ड है इसको कहां लाके रख दिए, दिल्ली में। तो भारत का अभिलेखागार कहाँ है बच्चों, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तरीय दिल्ली के अंदर हैगा। उसके बाद बच्चों अब हम बात करते हैं हमारा हरियाणा से जुड़ी गई पंजाब पुनर्गठन एक्ट है बच्चों, वर्ष 1966 की धारा जो 65 थी, इसमें यह बात लिखी गई थी, हरियाणा व पंजाब का संयुक्त अभिलेखागार होगा। यह बात लिखी गई, लेकिन साथ साथ यह भी लिख दी गई हरियाणा व पंजाब है, इन दोनों का जो संयुक्त अभिलेखागार, यानी कि पंजाब से जुड़े हुए अभिलेख और हरियाणा से जो जुड़े हुए अभिलेख है, इन दोनों को एक स्थान पर रखा जाएगा। और एक स्थान कौन सा है बच्चों, ये वो स्थान है जहां एक ही नाम की तीन चीज आया करे। एक नाम की तीन चीज कौन सी, पटियाला पैग सुना हो गया, पटियाला सूट सुना हो गया, और पटियाला एक और रह गया बैंक सुना गया आपने। तो एक नाम की तीन चीज है बच्चों, तो क्या याद रखोगे आप, पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 65 के तहत हरियाणा व पंजाब का संयुक्त अभिलेखागार स्थापित किया गया बच्चों। और अगर पूछ ले कहा किया गया तो ये किया गया पटियाला के अंदर। ये वही पटियाला है, कहाँ पड़ता है वर्तमान में बच्चों, वर्तमान में पटियाला पंजाब के अंदर पड़ता है, तो पटियाला में बना दिया भाई। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट,
हरियाणा अलग होने के बाद पंचकुला में स्थानांतरित कर दिया गया। अब हरियाणा अलग होने के बाद पंचकुला में क्यों कराया? क्योंकि जब हरियाणा अलग राज्य बन गया 1 नवंबर 1966 में, तो धीरे धीरे हरियाणा में मेरा लग गया भाई अपने अभिलेख पंजाब में पड़े हैं, तो उन्होंने मांग उठाई भाई आप हमारे अभिलेख दे दो हमने। तो वहां पंजाब से लेके अपने अभिलेख बच्चों अगर पूछ ले कहां स्थानांतरित किया गया अपना अभिलेखागार, अभिलेख यानी कि गार, अभी प्लस में अभिलेख प्लस में गार यानी कि अभिलेख को रखने का स्थान बच्चों अभिलेखागार कहलाता है। तो अगर पूछ ले हरियाणा अलग होने के बाद पंचकुला में क्या स्थानांतरित किया गया? हरियाणा का अभिलेखागार स्थानांतरित किया गया। और बच्चों पूछ ले कब किया गया? तो ये कब किया गया था? वर्ष 1975 के अंदर हरियाणा का अभिलेखागार कहां स्थानांतरित कर दिया? पंचकुला के अंदर कर दिया। अगर पूछ ले हरियाणा का राज्य स्तरीय अभिलेखागार कहां पड़ता है? तो बच्चों वर्तमान में कहां रहेगा? पंचकुला के अंदर। अपने हिस्से के सारे उड़े लिए। उसके बाद है बच्चों हरियाणा से प्राप्त अभिलेख की संख्या, यानी कि बच्चों अब उन अभिलेखा की संख्या के बारे में आप बात करेंगे जो या तो हरियाणा से प्राप्त हुए हैं या हरियाणा के बारे में जानकारी दी है। तो बच्चों ऐसे जो अभिलेख है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या लगभग 37 बताई जाती है। और ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कितनी दर्जन है? तो देखो एक दर्जन में 12 आया करे तो लगभग कितनी दर्जन होगी बच्चों? 3 दर्जन है। हरियाणा से प्राप्त अभिलेख व हरियाणा की जानकारी देने वाले, क्योंकि बहुत सारे बार के अभिलेख है जिसमें हरियाणा की जानकारी मिले है बच्चों। उसके बाद है हरियाणा के स्थलों का प्रथम अन्वेषण किसके द्वारा किया गया? तो बच्चों जो हरियाणा के स्थल है इनका जो प्रथम अन्वेषण है ये जो किया गया वो किसने कराया था बच्चों? इसको करने का कार्य किया था सर अलेक्जेंडर ने किया था बच्चों। सर अलेक्जेंडर कनिंघम इसने कराया था सबसे पहले। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा के स्थलों का प्रथम अन्वेषण किसके द्वारा किया गया? सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया। उसके बाद बच्चों बात आती है 1883 व 89 के बीच में अलेक्जेंडर तो चला गया, लेकिन जो इसका कार्य था अन्वेषण करने का, इसके कार्य को किसने आगे बढ़ाया? तो बच्चों ये जो कार्य है किसने आगे बढ़ाया? सेजर्स ने आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? सेजर्स ने। और ये भी एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा जा लिया। तो सारे क्वेश्चन अभिलेख से जुड़े एग्जाम में आ लिए, आपने एक बार दोहराने की जरूरत है। पहले आप टॉपिक पढ़ाएंगे फिर एमसीक्यू, तो साथ साथ याद हो जाएगी बच्चों। जो पहली बार हमसे साथी जुड़े हैं वे कृपया हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करें। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें और लास्ट तक देखिए बच्चों, आपको हर चीज यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद बच्चों सबसे पहले जिक्र आता है दिल्ली टोपरा अभिलेख। दो नाम किस प्रकार? पहले ये जो अभिलेख है टोपरा से प्राप्त हुआ बच्चों, और वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में दिल्ली के अंदर पड़ता है। क्योंकि दिल्ली में कौन ले गया? एक बच्चों चोर शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। 14वीं शताब्दी में आया और इसने चुरा के ले गया यमुना नदी के किनारे, क्योंकि यमुना नदी के किनारे खड़े ले गया बच्चों, दिल्ली में ले गया। ये देखो हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख पूछ ले तो कौन सा है? दिल्ली टोपरा अभिलेख। टोपरा दिल्ली या दिल्ली टोपरा अभिलेख नाम क्यों है बच्चों? क्योंकि ये जो अभिलेख है पहले खड़ा था ये टोपरा में था। और ये टोपरा बच्चों कहाँ था? ये टोपरा अंबाला में पड़ा करता। बाद में आपा ने बेरा अंबाला से एक और अलग जिला काट के बना दिया, कौन सा? यमुनानगर। तो बच्चों टोपरा गांव से अभिलेख प्राप्त होया तो इसका नाम टेक दिया टोपरा अभिलेख। दिल्ली में ले गए तो दिल्ली टोपरा अभिलेख नाम टेक दिया। वर्तमान में पूछ ले टोपरा गांव कहाँ है? तो बच्चों वर्तमान में यमुनानगर के अंदर पड़ता है, लेकिन पहले अंबाला में पड़ा करता, क्योंकि अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हरियाणा अलग आजादी होगी थी और यमुनानगर 1 नवंबर 1989 में बना। उसके बाद बच्चों टोपरा से प्राप्त जो अभिलेख है इनकी संख्या, तो बच्चों जो टोपरा से प्राप्त जो कुल अभिलेख है इनकी संख्या 7 बताई जाती है। अगर बात करें इस अभिलेख की लिपि कौन सी थी बच्चों, तो इस अभिलेख की जो लिपि थी, अगर बात की जाए कौन सी लिपि थी बच्चों, तो आपने बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया। जो टोपरा से प्राप्त अभिलेख है इस अभिलेख की बच्चों लिपि कौन सी थी, तो इसकी लिपि थी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि थी बच्चों। और पूछ ले भाषा कौन सी थी, तो इस अभिलेख की जो भाषा थी वह भाषा थी प्राकृत। प्राकृत भाषा थी, लिपि ब्राह्मी थी। यह अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण है और इस अभिलेख से जुड़े हर क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जानी। उसके बाद देखिए टोपरा अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, तो बच्चों क्या है, अभिलेख जानकारी देते हैं प्राचीन चीजें। आजकल आपने क्या है, कोई भी मूवमेंट हुई आपने यूट्यूब पर डाल दी तो आपने यूट्यूब से जानकारी मिल गई। उससे पहले आया करती
भाई जब प्यार प्रेम का चक्कर आया करता, कोई लेटर लिखा करता क्योंकि कापी पेन आ गई थी, उसे भी पहला क्या आया करता, तो ये अभिलेख क्या आया करते, उसके ऊपर खुदवा दिया करते बच्चों। ये देखिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। जो टोपरा का अभिलेख है सबसे पहले बच्चों इसने कौन ले गया था, 14वीं शताब्दी के अंदर ले गया था। 14वीं शताब्दी के अंदर कौन लेके गया, एक था बच्चों चोर शासक जो इसने चुरा के ले गया। चोर शासक का नाम क्या था बच्चों, तो चोर शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये वही तुगलक है बच्चों जिसने हिसार बसाई थी। फिरोज शाह तुगलक इसने चुरा के ले गया बच्चों। अगर पूछ ले कहां ले गया, तो इसको दिल्ली फिरोज शाह कोटला में ले गया। अगर दिल्ली गया तो कहां से गया बच्चों, एक नदी थी जिसके रास्ते गया, और नदी का नाम क्या है, यमुना नदी। यमुना नदी के रास्ते बच्चों इसको लेके गया। उसके बाद देखिए बच्चों और आप जानते हैं इसके बारे में क्या मिलती है जानकारी, तो बच्चों जो टोपरा का अभिलेख है इसका संबंध किसके साथ है, इसका संबंध अशोक के साथ है। अशोक के साथ क्यों है बच्चों, क्योंकि सबसे पहला इसने उरे कौन लेके आया था बच्चों, अशोक लेके आया था। और अशोक कहां से लेके आया बच्चों, तो यह भी पूछी जा सकता है, गिरनार की पहाड़ी से लेके आया था। गिरनार की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी पे से लेके आया था बच्चों। और गिरनार की पहाड़ी कहां पड़ती है, तो गिरनार की पहाड़ी गुजरात में पड़ती है, जहां से बच्चों इसने अशोक लेके आया था। अशोक कौन सा वंश का था बच्चों, तो अशोक था मौर्य वंश का। और इस अभिलेख में क्या जानकारी मिलेगी, टोपरा अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, तो टोपरा अभिलेख से बच्चों जानकारी मिलती है कि हरियाणा पर मौर्यों ने राज किया था। क्या जानकारी मिलती है बच्चों, कि हरियाणा के ऊपर मौर्यों ने राज किया था। मौर्य ने राज किया, या मौर्यों ने बच्चों राज किया था हरियाणा के ऊपर। कुल संख्या 7 है। दिल्ली टोपरा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। लिपि भी याद रखनी है, वर्तमान में टोपरा गांव भी याद रखना है। वर्तमान में यमुनानगर में है, पहले अंबाड़ा होता था बच्चों। उसके बाद देखिए जोयो अभिलेख है, कौन सी भाषा थी, ब्राह्मी। और इस अभिलेख को नेशनल जीके में बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा है। सबसे पहले पढ़ने का कार्य किसने किया, तो बच्चों सबसे पहले जो पढ़ने का कार्य किया था, सबसे पहले किसने पढ़ा, तो सबसे पहले जो बच्चों इसको पढ़ा था उसका नाम है जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप, जेम्स प्रीसेप ने बच्चों सबसे पहले इसे पढ़ा। और बात करें कब पढ़ा था, तो वर्ष 1837 के अंदर सर्वप्रथम इसको पढ़ा गया था। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक समझ आ गई होगी आपने। उसके बाद देखिए विशलदेव विगरराज चतुर्थ अभिलेख। जो विशलदेव विगरराज चतुर्थ बच्चों जो अभिलेख है, अगर बात करें इनकी संख्या कितनी है, तो इन अभिलेख की बच्चों संख्या 3 मिलेगी। और ये जो अभिलेख है ये भी कहां से प्राप्त हुआ था, ये अभिलेख भी बच्चों टोपरा से प्राप्त हुआ था। और इसमें क्या जानकारी मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख के अंदर बच्चों जानकारी मिलती है। और इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है, इसमें यह जानकारी मिले है बच्चों, जो विशलदेव चतुर्थ था बच्चों, यानी कि इसने क्या किया था, इसने तोमर राजाओं को हराया था और मलेच्छों को हराकर हरियाणा के ऊपर राज किया। ये बच्चों मलेच्छों क्या होते हैं, तो मलेच्छो होते हैं यानी कि मुसलमानों को हराकर हरियाणा के ऊपर राज किसने किया बच्चों, विशलदेव विगरराज चतुर्थ ने राज किया था। तो यह जानकारी कौन दी है अपन बच्चों, याद है विशलदेव विगरराज चतुर्थ का अभिलेख जो कहां से प्राप्त हुआ, टोपरा से। कुल संख्या 3 है जानकारी। तोमर राजाओं को हराकर यहाँ शासन किया और मलेच्छों को हराकर बच्चों राज किया था। उसके बाद अगला है शुद्ध अभिलेख। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है शुद्ध अभिलेख। और बच्चों शुद्ध अभिलेख इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो अभिलेख है ये कहां से प्राप्त होया, जिस तरह टोपरा अभिलेख नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो टोपरा गांव से प्राप्त होया। इसका शुद्ध अभिलेख क्यों नाम पड़ा बच्चों, इसका शुद्ध अभिलेख नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये शुद्ध गांव से प्राप्त होया। और बात करें यह जो शुद्ध गांव है ये कहां पड़ता है बच्चों, तो ये जो शुद्ध गांव है ये यमुना नगर के अंदर पड़ता है। ये जो शुद्ध गांव है बच्चों यमुना नगर जिले के अंदर पड़ता है। उसके बाद बच्चों जो और महत्वपूर्ण है, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बच्चों, यह चीज भी आपने याद रखनी है। इस अभिलेख का संबंध कौन सी सदी या कौन सी शताब्दी से है बच्चों, तो इसमें कौन सी शताब्दी से, दूसरी शताब्दी से संबंधित अभिलेख है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस अभिलेख के ऊपर क्या अंकित है, या इस अभिलेख के ऊपर बच्चों क्या लिखा गया है, तो इसके ऊपर क्या अंकित है, इसके ऊपर बच्चों 12 खड़ी अंकित है। क्या है, 12 खड़ी। 12 खड़ी बच्चों क्या होती है, जिस तरह आपने बचपन में पढ़ी होगी
ए आ ई उ ई री इस तरह शब्द आया करते 12। तो बच्चों उसने क्या बोला, हाँ 12 खड़ी बोला, यानी कि 12 खंड 12 शब्द आया करते भी। तो इसको ऊपर के है 12 खड़ी लिख रखी है बच्चों। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला अभिलेख। तो शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त आया था वो, तो ये है बच्चों करनाल अभिलेख। करनाल अभिलेख के बारे में पूछा जाता है, करनाल अभिलेख का संबंध किससे है बच्चों, किस काल से है? तो शंख व कुषाण काल से संबंधित है। कौन सा अभिलेख? करनाल अभिलेख। ये भी पूछा जा सकता है हरियाणा का कौन सा अभिलेख शंख व कुषाण काल से संबंधित है? तो बच्चों करनाल अभिलेख है। उसके बाद बात करें आप लिपि की, तो बच्चों इसकी जो लिपि है वो रहेगी खरोष्ठी। पहले वाले की कौन सी लिपि थी? खरोष्ठी। इसकी लिपि है बच्चों, उस लिपि का नाम है खरोष्ठी लिपि। और पहले वाले की अपने की लिपि कौन सी थी? तो वह लिपि भी बच्चों अपन साथ साथ में याद रखनी है। उसके बाद बच्चों खरोष्ठी लिपि थी, और उसके बाद पूछा जा सकता है इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो बच्चों इसके अंदर जो जानकारी मिलती है मंदिर व सरोवर निर्माण की, मंदिर व सरोवर निर्माण की। इसमें जानकारी मिलती है किस प्रकार सरोवर का निर्माण होगा। इसमें लिखा गया है कि हरियाणा में किस किस सरोवर का निर्माण करवाया गया, भारत में किस किस सरोवर का निर्माण करवाया गया बच्चों, शंख व कुषाण काल में कौन कौन से सरोवर का निर्माण करवाया गया। तो ये जानकारी देता है कौन सा हमें, शंख व कुषाण कालीन। उसके बाद एक दो बार पहले एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, वो डायरेक्ट ये पूछा गया है करनाल अभिलेख की लिपि कौन सी है। तो करनाल अभिलेख की लिपि किस प्रकार याद रखोगे? हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र है। वर्तमान में करनाल को सीएम सिटी कहा जाता है, क्योंकि वहां से अपने सीएम एमएलए बन रहे हैं। और बच्चों अपने सीएम का नाम क्या है? अपने सीएम का नाम मनोहर लाल खट्टर है। क्या नाम है? हमारे सीएम का नाम मनोहर लाल खट्टर है। और बच्चों याद रखना है खट्टर कहां से एमएलए है? करनाल से। और करनाल की लिपि खट्टर से के याद रखोगे खरोष्ठी। करनाल से जो अभिलेख प्राप्त है उसकी लिपि कौन सी है? खरोष्ठी लिपि है। आगे देखिए, जल्दबाजी में पढ़ाएंगे आज आप साथ एमसीक्यू भी पढ़ने हैं। जो नए साथी है वो अगर समझ में आओ तो बच्चों लाइक करियो, नहीं लाइक करने की टाल कर दियो। अगर क्लास ना समझ में आओ तो भी कमेंट करके बताइए आपने क्या तरीका पसंद को लिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं तोसाम अभिलेख की। तोसाम का अभिलेख है बच्चों, इस अभिलेख का संबंध 3री व 4थी शताब्दी से संबंधित है। और पूछ ले तोसाम अभिलेख कहां से प्राप्त होया, तो बच्चों तोसाम से, इसीलिए इसका नाम तोसाम रखा। और तोसाम कहां पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। और कल बच्चों अपन एक झील पढ़ी थी जो किरण चौधरी के पति के नाम पे जिस झील का निर्माण किया गया बच्चों, जल्दी कमेंट करके बताओ तोसाम के अंदर कौन सी झील पड़े है। उसके बाद बच्चों इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है तोसाम अभिलेख में? तो इसमें मिलती है सरोवर व विष्णु मंदिर के निर्माण की जानकारी। सरोवर व विष्णु मंदिर, ये देखो विष्णु मंदिर के निर्माण की जानकारी मिले है। पूरे से बच्चों क्या हुई, हरियाणा की सबसे जो प्राचीन विष्णु की मूर्ति है वो यहाँ से प्राप्त हुई। तो मूर्ति क्यों हुई? क्योंकि यहाँ विष्णु का मंदिर था। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सबसे प्राचीन विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो बच्चों वो भी कहां से हुई थी? अपने तोसाम से हुई थी। यह बात भी आपने साथ में याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगर यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो सारे साथी एक बार कमेंट करके बता दो भाई। उसके बाद आगे है बच्चों राजा भोजदेव अभिलेख। राजा भोजदेव का जो बच्चों अभिलेख है, एक दो चीज मैं आपने बताऊंगा जिस चीज से आपने पता चल जाएगा ये अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था। ये जो अभिलेख है बच्चों, इस अभिलेख का संबंध 9वीं शताब्दी से है। 9वीं शताब्दी का अभिलेख है, 9वीं शताब्दी से इसका संबंध है। और यह अभिलेख बच्चों एक पूरे से कौन सा प्राप्त हुआ है? गुजर प्रतिहार कालीन अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये देखो इन अभिलेखा में बच्चों अगर बात करा क्या जानकारी मिलती है, अगर बात करें जानकारी, क्योंकि अभिलेखों में सबसे प्रमुख है जानकारी, तो इसमें बच्चों क्या जानकारी मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है कि यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। क्या जानकारी मिलती है बच्चों? यह क्षेत्र है जो हरियाणा का आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ये आर्थिक दृष्टि क्या होती है? यानी कि पैसे की लेन देन में सबसे महत्वपूर्ण था और कमाई होया करती। कमाई किस प्रकार होया करती बच्चों? कमाई इस प्रकार होती थी क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना उत्तर भारत का घोड़े व्यापार का मुख्य केंद्र था बच्चों। क्या था?
घोड़े व्यापार का मुख्य केंद्र था। और क्या आकृति इसमें, हर वर्ष किसी विशेष दिन, कोई भी महत्वपूर्ण दिन हो गया, किसी विशेष दिन वर्ष में एक बार बच्चों क्या होता था, यहाँ घोड़ों का मेला लग गया करता, घोड़ों का मेला लग गया करता बच्चों। और क्या आया करता, देश विदेश के जो घोड़े के व्यापारी थे, देश विदेश के जो घोड़े के व्यापारी थे वे उधर चाल के आया करते। इसीलिए बच्चों क्या था, यो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। उसके बाद बच्चों अगर बात करा यो अभिलेख कहां से प्राप्त होया, तो आपने देखा गया उत्तर भारत में घोड़ा व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था, हरियाणा तो बहुत बड़ा है, पेहोवा था बच्चों। कौन सा था, पेहोवा था। तो यह चीज भी आपने याद रखनी है। पेहोवा कहां पड़ता है बच्चों, पेहोवा वर्तमान के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। कुरुक्षेत्र में गुजर प्रतिहार कालीन अभिलेख व राजा भोजदेव के अभिलेख है जो, ये कहां से प्राप्त हुए थे बच्चों, ये अपने यहीं से प्राप्त हुए थे, पेहोवा से। तो प्राचीन समय में पेहोवा घोड़े व्यापार का प्रमुख केंद्र आया करता भारत का। उसके बाद आगे है बच्चों कपाल मोचन अभिलेख। कपाल मोचन अभिलेख कहां से प्राप्त होया, तो आपने कपाल मोचन सरोवर का नाम सुना गया बच्चों। कपाल मोचन सरोवर कहां पड़ता है, गुरुग्राम में, सॉरी यमुनानगर में, यमुनानगर के अंदर पड़ता है, यमुनानगर में। और बच्चों कपाल मोचन सरोवर है, सरोवर का नाम कपाल मोचन है क्योंकि कपाल मोचन स्थान पर है वो। और बच्चों यहीं पर क्या है, एक अभिलेख प्राप्त होया है। और यह अभिलेख कौन सा है, बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। महत्वपूर्ण कैसे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ये जो अभिलेख है बच्चों अधूरा व अपूर्ण अभिलेख है। अधूरा का मतलब आधा और अपूर्ण मतलब यानी कि जो पूरा ना हो बच्चों, इसने आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो अगर पूछ ले हरियाणा के किस स्थान से अधूरा अभिलेख प्राप्त होया बच्चों, तो कपाल मोचन यमुनानगर से प्राप्त होया। ना इसकी शताब्दी का पता चला है, ना इसकी लिपि का पता चला है, ना उन्हें पता चला है क्या की जानकारी देवे, क्योंकि वो अधूरा है बच्चों। मान के चलो अधूरा किस प्रकार मैं रविंद्र लिखना चाहूं और मेरे नाम का आर लिख दूं बच्चों, तो आप क्या समझ पाओगे भाई सर ने के नाम लिखने की कोशिश करी थी, नहीं पाओगे ना, उसी प्रकार ये अधूरा है। उसके बाद आगे है बच्चों पिंजौर अभिलेख। पिंजौर अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ, तो पिंजौर आपने देखा है वर्तमान में कहां है बच्चों, वर्तमान में पिंजौर पंचकुला के अंदर है। पंचकुला से बच्चों प्राप्त होया और कनिंगम द्वारा अभिलेख प्राप्त किया गया, यानी कि जो अभिलेख प्राप्त किया था, खुदाई करके निकाला था, पाया था बच्चों, किसने पाया था, सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने पाया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है हरियाणा का एकमात्र अभिलेख जो सर अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा प्राप्त किया गया बच्चों पिंजौर का अभिलेख है। उसके बाद आप बात करेंगे इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है बच्चों। इसमें जो जानकारी मिले है उसमें यह जानकारी मिले है कि जो ये पिंजौर है, पिंजौर का प्राचीन नाम, जो पिंजौर है बच्चों प्राचीन नाम पंचमपुर आया करता, क्या करता, पंचमपुर होता था। और यही बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है किस स्थान का नाम प्राचीन समय में पिंजौर था, या पिंजौर का प्राचीन नाम क्या था बच्चों, तो पंचमपुर था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हांसी से प्राप्त अभिलेख। और बच्चों आपने पता है हांसी कहाँ है, हांसी पड़ता है हिसार जिले के अंदर। हांसी में बरसी गेट बहुत प्रसिद्ध है, ब्लैक बर्ड एम्प्टी झील बहुत प्रसिद्ध है, हांसी का पेड़ा विदेशों में प्रसिद्ध है, ये चीज भी याद रखनी। पृथ्वीराज चौहान का किला भी है बच्चों, और इसी किले पर से प्राप्त हुआ है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से संबंधित अभिलेख। और ये जो अभिलेख है बच्चों, इस अभिलेख में क्या जानकारी मिलेगी बच्चों, तो इस अभिलेख में जानकारी मिलती है, इससे पता चलता है कि क्या है, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से संबंधित अभिलेख है। इससे पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने पिंजौर के राजा को हराया था। क्या जानकारी मिलती है बच्चों, जो पृथ्वीराज चौहान है उसने पिंजौर के राजा थे जो राजा को हराया था। लेकिन इसमें यह पता नहीं चले भाई पिंजौर का राजा कौन था, इसमें सिर्फ कहा गया था जिस तरह आप कौन कह दिया भाई तो मेरा फलाना गांव हरा के लिए रोड़ा हो गया, मैं उनके मारे, तो नू तो कौन बेरा किसी के लिए है, पूरा गांव के लिए होगा। उसी प्रकार पिंजौर रियासत के लिए इसका रोड़ा था बच्चों, और ये उसने हरा गया था बच्चों। तो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ, हांसी से, और हांसी में पृथ्वीराज चौहान का किला भी है। उसके बाद अगला है बच्चों नचार खेड़ा अभिलेख। नचार खेड़ा अभिलेख कहां से प्राप्त होया, नचार खेड़ा गांव से प्राप्त होया। और नचार खेड़ा गांव कहां पड़ता है, जींद के अंदर पड़ता है। और इसमें क्या प्राप्त होता है, बात करें क्या जानकारी मिलती है बच्चों, तो क्या जानकारी मिलती है,
इसमें रामायण के पात्र को दर्शाया गया है। रामायण के पात्र कौन कौन है बच्चों? रामायण के पात्र है जैसे हमारे श्री राम है, रामायण के पात्र। श्री राम की पत्नी सीता मैया है, श्री राम के भाई लक्ष्मण है, और कौन है बच्चों? एक है जटायु, जो आपने देखा हो गया, फॉलो कराया करता पूरी सेना ने, जटायु। ये क्या है? ये चारों एक मूर्ति है बच्चों, वो प्राप्त हुई है जिसमें आमने सामने बैठे बात करने लग रहे हैं बच्चों। तो यह मूर्ति कड़े से प्राप्त हुई है, नचार खेड़ा से प्राप्त हुई है बच्चों। तो पूछ ले, नचार खेड़ा का अभिलेख किसको दर्शाता है? रामायण के पात्र को। रामायण के पात्र राम, सीता, लक्ष्मण व जटायु आया करते। उसके बाद अगला है लाडनू अभिलेख। जो लाडनू अभिलेख है बच्चों, इस अभिलेख का संबंध कहां से है? यानी कि यो इब लाडनू में है। और लाडनू बच्चों कहां पड़ता है? लाडनू वर्तमान में जोधपुर के अंदर पड़ता है। जोधपुर नाम से आप समझ गए होंगे बच्चों, जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान में बच्चों के है जो अभिलेख जोधपुर लाडनू गांव राजस्थान में पाया गया है। और इसमें क्या वर्णन मिला है बच्चों? के जानकारी मिले है। इसमें जो हरियाणा का नाम है ना, वो क्या मिले है? हरिनाथ मिले है। हरिनाथ का नाम मिला है बच्चों हरियाणा का। और हरिनाथ की राजधानी किसको बताया गया है? दिल्ली को बताया गया है। तो एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा गया है, लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी को क्या बताया गया है? दिल्ली बताया गया है। और बच्चों जो लाडनू अभिलेख है, इस अभिलेख में हरियाणा का नाम क्या बताया गया है? तो बच्चों हरिनाथ का बताया गया है। किसमें? लाडनू अभिलेख में। और अगर पूछ ले कौन सा अभिलेख हरियाणा की जानकारी देता है? भारत के 4 अलग अलग अभिलेख दे देगा। तो बच्चों कौन सा जानकारी दिया आपने? लाडनू अभिलेख जानकारी दी है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों जिसका नाम है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया जो अभिलेख है बच्चों, इस अभिलेख का संबंध भी कहां से माना जाता है? यह अभिलेख प्राप्त हुआ है उदयपुर से। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था हरियाणा के अभिलेख व हरियाणा की जानकारी देने वाले। तो बच्चों लाडनू अभिलेख ने क्या जानकारी दी कि प्राचीन समय में हरियाणा का नाम हरिनाथ का होता था और हरिनाथ की राजधानी दिल्ली होती थी। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पहले कि किस अभिलेख के तहत हरियाणा की राजधानी दिल्ली आया करती? तो लाडनू अभिलेख जो बच्चों राजस्थान से जोधपुर से प्राप्त हुआ था। उसके बाद है इसमें वर्णन मिलता है हरियाणा के ऊपर चौहान शासकों ने राज किया था। तो बच्चों जो बिजोलिया अभिलेख है उदयपुर से प्राप्त होता है और उदयपुर कड़पड़े है राजस्थान में। और इससे क्या जानकारी मिलती है? इसमें वर्णन मिलता है कि हरियाणा के ऊपर चौहान शासकों ने राज किया। और क्या मिले है? चौहान वंशावली का वर्णन मिलता है। वंशावली समझते होगे, तो पहले कौन सा चौहान आया, फिर कौन आया, फिर उसका पोता, छोरा, छोरी, इस प्रकार सारी की सारी वंशावली इस अभिलेख के ऊपर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला, देखिए गुजरी महल स्तंभ अभिलेख। आप गुजरी महल में जाओगे तो बच्चों एक स्तंभ क्या आया करे? एक खंबा आया करे। और खंबे ने क्या है बच्चों? कुल्हाड़ी या छोटे छोटे जो औजार आया करते, उसने खोद खोद के उसके ऊपर कुछ लिखा जाया करता, जिसी को अभिलेख कहते हैं। ये देखो, क्योंकि आपने परिभाषा में पढ़ा था बच्चों, अभिलेख क्या होता है? ऐसा लिखने का स्थान बच्चों जो कठोर हो, जिसके ऊपर खुदाई करके लिखा जाए है। और अपनी पाठ्य सामग्री, तो जो बच्चे अब नए जुड़े हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप तो लेट हो गए, आप दोबारा से वीडियो को देखिए, फिर हर एक चीज आपको अच्छे से समझ जाओगी। और बच्चों हर एक आंकड़ा जो अभिलेख से पूछा जा सके वो आपने इस क्लास में मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए गुजरी महल स्तंभ अभिलेख। तो बच्चों आप सभी ने पता है गुजरी महल कहां पड़ता है? गुजरी महल हिसार में पड़ता है, जिसका निर्माण कब करवाया गया? वर्ष 1356 में करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया बच्चों, अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में करवाया। उसके बाद बच्चों 8 अलग अलग जगहों से आने वाले भगवतों की जानकारी देता है। यानी कि इस अभिलेख में बच्चों क्या पता चला है? 8 जो अलग अलग स्थान है, पूरे से कौन आए थे बच्चों? भगवत आए थे। यानी कि भगवतों की जानकारी देता है। और भगवत कौन आया करे बच्चों? भगवत आया करे तीर्थ यात्री। तीर्थ यात्रियों का वर्णन मिलता है इसके अंदर। कौन दे है बच्चों? गुजरी महल स्तंभ अभिलेख दे। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया? तो बच्चों एफटी ने करवाया, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने 1356 में। और बच्चों इसे क्या कहा जाता है? ईद में एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा मैं आपने। देखो गुजरी महल बच्चों फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक शिकार का शौकीन होया करता, इसीलिए उसने शिकार गांवों को पानी पिलाने के लिए जो पश्चिमी यमुना नहर है बच्चों, इसको निकालने का कार्य करवाया था 1351 में। ये देखो पश्चिमी यमुना नहर निकाल दी बच्चों। और उस समय क्या करता? पाकिस्तान का जो अपने दिल्ली का रास्ता आया करता वो अपने हिसार वाला ही आया करता भाई, पूरे सहाय जाया करता वो बच्चों
तो क्या करा, जंगला में आकर जाया करता है। उस जंगल पसंद आ गया जो तलवंडी राणा के पास है, जिसने बीड़ भी बोलते हैं। अब उस बीड़ में बच्चों के है, वहां जो क्षेत्र है वो गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में बच्चों एक महिला आया करती जो गुजरी थी। और वह जो क्षेत्र में, क्योंकि आपने पता जंगल है, जो जंगल में राह भटक जाया करते, वहां एक पीर होता था बच्चों। उस पीर पे भी लोग रुका करते, और उस पीर पे वह दूध पिलाने जाया करती बच्चों। क्योंकि आपने देखा होगा जो गुजर समाज है, यो बहुत समय से ही दूध का काम करने में है भी बच्चों, जो पुराने समय की बात है करती उसके अनुसार भी। तो बच्चों क्या होता था, उस पीर के ऊपर वह गुजरी दूध पिलाने जाया करती, जो भी अपने मार्ग ने भूल गया। और फिरोज शाह तुगलक शिकार का शौकीन था, बीड़ का क्षेत्र था, बीड़ यानी कि जंगल का क्षेत्र था बच्चों, वहां शिकार करने के लिए आता है। और वो जब उस गुजरी ने देखा तो देखता नहीं जमा पागल हो जाए, क्योंकि वो गुजरी बहुत सुंदर थी भाई। उसने देख के उसका प्रेम में पागल हो गया। आपका महल जाके ने आपका स्थान था जो बच्चों, वहां जाके कहता है कि मैंने उस गुजरी से प्रेम हो गया, आप उसने बुला के लेके आओ। तो वे क्या होते, उसके सैनिक उसके गुजरी ने और उसके माता पिता ने बुला ले है बच्चों। तो वो जब कहा भाई मैं राजा हूँ, दिल्ली का राजा हूँ, क्योंकि दिल्ली पर राज करा करता उस समय में, और मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहूँ। तो बच्चों वह गुजरी बेचारी डरेगी, दिल्ली कड़े जाओगी थे, तो वह रोने लगी। लेकिन वो उसने प्यार करा करता, तो वो क्या बोलिया, बोले चलो ठीक है, मैं आपको वहां नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आप मैंने उरे मिलन आ जियो, मैं आपका जरूर एक स्थान ठहरने का बनवा दूंगा। तो बच्चों जब उसने वहां उससे मिलने के लिए उसकी याद में एक महल का निर्माण करवाया, और जिस महल का नाम रख दिया गया उसी के नाम पे गुजरी महल। गुजरी महल का निर्माण 1356 में करवाया, क्योंकि 1356 में बच्चों इसने एक नगर बसा दिया था, जिसका नाम था 1356 में बच्चों क्या नाम था, हिसार था। और उससे पहले बच्चों 1352 में क्या हो गया था, जो जान लग रहा था पाकिस्तान, और बीच में एक जंगल आया, उस जंगल में क्या हो गया, इसका लड़का हो गया, लड़के का नाम क्या रखा, फतेह चंद। और फतेह चंद के नाम पर बच्चों एक और शहर बसाया, जिसका नाम है फतेहाबाद। 1391 में बच्चों उसका लड़का आया था, पहले जन्मदिन के ऊपर घोषणा करी थी कि मैं एक स्थान बसाऊंगा जहां मेरे लड़के का जन्म होता है। तो 1352 से ही रहेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बुकों में आपको 1351 मिल सकते हैं। तो 1356 में बच्चों गुजरी महल का निर्माण करवाया, और गुजरी महल बच्चों दिल्ली का राजा था, और इसने पूरा जोर उस महल के ऊपर लगा दिया। तो जो गुजरी महल है, इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो बच्चों इसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का ताजमहल। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, गुजरी महल के निर्माण के लिए कैसे रंग का पत्थर का प्रयोग किया गया बच्चों, तो काला पत्थर का प्रयोग किया गया था। काला पत्थर कभी आप जाओ तो देखियो बच्चों, आपने जरूर देखने में मिलेगा, बिल्कुल बस स्टैंड के पास है, हिसार का जो सिविल हॉस्पिटल है उसके पास है, और उसके सामने ही लाट की मस्जिद है। जो जिंदल पार्क है उसके पास तो लाट की मस्जिद है बच्चों, और उसका सामने गुजरी महल है, जो भी बंद है, आप बाहर से देख सको हो। उसके बाद अगला है अग्रवा अभिलेख। तो नाम से पता चल गया कहां से प्राप्त होया, अग्रवा से प्राप्त होया। और अग्रवा भी कहां पड़ता है, हिसार में। और अग्रवा में एक प्रसिद्ध चीज है, अग्रवा मेडिकल कॉलेज है बच्चों। पूरा क्या है बच्चों, एक मटका है जिस पर संगीत में स्वर वर्णित है। और क्या मिला बच्चों, एक यहाँ से ईंट मिली है, एक ईंट मिली है बच्चों। और एक ईंट पर क्या है, एक ईंट पर संगीत के 7 स्वर वर्णित है। संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 स्वर कौन गाया करे, जिस तरह आप गाना गाना सीखा तो शुरू में गाया करे सा रे गा मा पा दे ना, सारे गामा पा देना सा, मतलब इस तरह होया करे बच्चों। सही हो गए मेरे हिसाब से, तो सारे गामा पा देना सा। तो ये 7 स्वर मिले थे बच्चों, एक ईंट प्राप्त हुई थी, एक मटका प्राप्त है जिसके ऊपर संगीत के स्वर थे। तो यहाँ से पता चलता जो अग्रवा का क्षेत्र है, ये संगीत के क्षेत्र में बढ़ावा देने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। कहां से प्राप्त होया, महाराजा अग्रसेन की राजधानी आया करती बच्चों यहाँ। उसके बाद आगे है लाओस अभिलेख। लाओस जो अभिलेख है बच्चों, ये एक देश से प्राप्त होता है जिसका नाम है लाओस देश। तो इसे लाओस देश का अभिलेख भी कहा जाता है। और लाओस देश का जो अभिलेख है बच्चों, इसका संबंध किसके साथ है, तो इसका संबंध है राजा देवंका के साथ है बच्चों। यहाँ अंक की मात्रा आएगी। लाओस देश का जो अभिलेख है, इसका संबंध राजा देवंका के साथ है। और बच्चों इस अभिलेख में हरियाणा से संबंधित क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि जब भी आप एक अन्य देश का अभिलेख पढ़ा जिसमें हरियाणा की जानकारी मिले है, तो इसमें कुरुक्षेत्र की महिमा का गुणगान किया गया है। और गुणगान किस प्रकार बच्चों, कुरुक्षेत्र को महातीर्थ कहा गया है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस अभिलेख में कुरुक्षेत्र को महातीर्थ कहा गया है,
व कुरुक्षेत्र की महिमा का गुणगान किया गया बच्चों, तो कौन सा अभिलेख है? लाओस देश का अभिलेख है। चीन के पास पड़ा है यो देश, चीन के पास लाओस, इसीलिए लाओस देश का अभिलेख कहा जाता है बच्चों। इसमें कुरुक्षेत्र की महिमा का गुणगान है, राजा देवंका से संबंधित है। उसके बाद है सिरसा अभिलेख, कहां से प्राप्त होया? सिरसा से प्राप्त होया, जब नाम है सिरसा अभिलेख। किससे संबंधित है बच्चों? राजा भोजदेव का अभिलेख है, राजा भोजदेव से संबंधित है। और इसमें जानकारी मिलती है कि सिरसा में पशुपति संप्रदाय का शासन होया करता। क्या था? सिरसा में पशुपति संप्रदाय का शासन होता था। किस अभिलेख से पता चलता है? तो बच्चों सिरसा अभिलेख से पता चलता है। और जो नए साथी जुड़े हैं वो कृपया हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक कर दे। अगर आप लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं, आपका लक्ष्य अगर सीटी मेंस व ग्रुप डी है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दे। आपने तरह तरह की जानकारी मिलेगी। अपना टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर ज्वाइन हो, उसको हो। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं क्लास डाल देता हूं आपके पास। अगला देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से देखने से पहले मैं एक दो जानकारी और है बच्चों, जो अपनी छोटी छोटी जानकारी है वे और मैं आपने बता दी बच्चों। एक संग्रहालय है जिसका नाम है पालम बावली व दिल्ली संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय या म्यूजियम बच्चों। इससे क्या है? इस म्यूजियम से भी अपनी हरियाणा की जानकारी मिली है। क्या जानकारी ये मिली है बच्चों? इसमें क्या कहा गया है? पालम बावली व दिल्ली संग्रहालय से प्राप्त अभिलेख में क्या कहा गया है? हरियाणा को स्वर्ग कहा गया है। क्या गया है बच्चों? हरियाणा को स्वर्ग कहा गया है। और क्या जानकारी मिलती है? इसमें जानकारी मिले है बच्चों, क्या जानकारी मिला है? इसमें दिल्ली का नाम, दिल्ली का जो नाम है बच्चों क्या बताया गया है? दिल्ली का नाम दिल्ली का बताया गया है। क्या बताया है? दिल्ली का नाम दिल्ली का बताया गया है। एक और अभिलेख है बच्चों, बादशाह हुमायूं का अभिलेख। तो हुमायूं एक रात काटी थी बच्चों कड़े लुके, फतेहाबाद में लुके महल बनवाने की, इमारत बनवाने की उसने घोषणा करी। और उसी पे बच्चों क्या है? हुमायूं का बड़ा मकबरा भी बताया जा है। और मकबरा के है दीवार के ऊपर क्या है बच्चों? अभिलेख लिखे गए हैं। तो फतेहाबाद से मिला है हमें बादशाह हुमायूं का अभिलेख। अब बच्चों अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया हो तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाला है अपना टेस्ट में, क्योंकि हमने सारे के सारे अभिलेख बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए हैं। ये आप बच्चों टेस्ट की शुरुआत करते हैं और आपने एक एक क्वेश्चन का सही आंसर देना है अगर पूरी क्लास देखी है तो। अगर आपने पूरी नहीं देखी, आप लेट जुड़े हो, तो क्लास समाप्त होने के बाद इसने अच्छे से पूरी देखी हो, क्योंकि आज तो सही स्पीड में पढ़ा रखा मैंने। एक बार अच्छे से क्लास देखियो बच्चों, और क्लास देखने के बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाइयो और साथ साथ कमेंट करके बताना कौन सा के है कौन सा के है। फिर मैं आपके मैच करूंगा और मैं आपने बताऊंगा किसके सही होते हैं, कितने आपके सही है। जो क्वेश्चन जितने भी पहले एग्जाम में पूछे गए या पूछे जा सके वे सारे आपने इसमें मिलेगी। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 65 के तहत हरियाणा व पंजाब का संयुक्त अभिलेखागार कहाँ स्थापित किया गया? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कहाँ किया गया? पटियाला के अंदर किया गया। पटियाला पंजाब में पड़ता था। उसके बाद है हरियाणा का गठन होने के बाद हरियाणा का अभिलेखागार कहाँ स्थापित किया गया? तो बच्चों हरियाणा के गठन के बाद 1975 में लेकिन अपने कड़ाए थे बच्चों, तो कहाँ लेके आए? पंचकुला के अंदर लेके आए थे। उसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट, पंचकुला में स्थानांतरित कर दिया। हरियाणा के यो गलती से टाइप हो गया बच्चों, हरियाणा के प्रथम अन्वेषण किसने किया? यानी कि जो हरियाणा के अभिलेख है बच्चों, हरियाणा के अभिलेखों का प्रथम अन्वेषण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है जेम्स प्रीसेप, ऑप्शन बी है सीजर्स, ऑप्शन सी है सर अलेक्जेंडर कनिंगम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बच्चों कौन सा रहेगा? अपना रहेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। उसके बाद अगला है हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो। जो नए साथी जुड़े हैं वो कृपया लाइक कर दे अगर पसंद आओ तो वीडियो, और जो पहली बार जुड़े हैं वो अपने चैनल में बच्चों एक बार सब्सक्राइब आप जरूर कर दो,
टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। कौन सा अभिलेख है बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है? तो अपना अभिलेख कौन सा था? दिल्ली टोपरा अभिलेख। अगला है टोपरा अभिलेख सम्राट अशोक द्वारा कहां से लाया गया? तो पढ़ा था ना बच्चों, कहां से लाया गया? जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट, सभी बच्चे कमेंट करो जिसने पूरी क्लास देखी है। तो कहां से लाया गया था बच्चों? गिरनार की पहाड़ी। और गिरनार की पहाड़ी कहां से? गुजरात से। अगला है टोपरा का अभिलेख को चुराकर कौन सा शासक दिल्ली लेकर गया था? तो बच्चों कौन लेके गया था? दिल्ली लेके गया फिरोज शाह कोटला में। और फिरोज शाह कोटला में कौन लेके जाएगा? फिरोज शाह तुगलक लेके जाएगा। कब लेके गया बच्चों? 14वीं शताब्दी में। किस नदी के किनारे लेके गया? यमुना नदी के किनारे किनारे लेके गया था। अगला है टोपरा का अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य किसने किया था? जो टोपरा का अभिलेख है बच्चों, सबसे पहले किसने पढ़ा था इसको? तो हमने अच्छे से समझा था क्लास में। किसने पढ़ा था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पढ़ा था। और बच्चों कब पढ़ा गया ये भी साथ साथ कमेंट करके बताना है, कब पढ़ा था। सॉरी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, हमारा जो अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य। तो बच्चों इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं मिस हो गया बच्चों, मैं माफी चाहूंगा। जो पढ़ने का कार्य किया था किसने किया था बच्चों? जेम्स प्रीसेप ने किया था। किसने किया था? जेम्स प्रीसेप ने बच्चों इसको पढ़ने का कार्य किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाई जल्दबाजी में क्लास करिए क्योंकि दिन में पूरा दिन में ड्यूटी में था, ईब जमा जल्दी आया हूं और आप खातिर ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल तैयार करे हैं। तो एक दो छोटी मोटी करेक्शन आ जाए तो बच्चों मैं आपसे माफी चाहूंगा, उसके लिए आगे इसी गलती को नहीं होने दूं। उसके बाद है टोपरा अभिलेख से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों आपने सत्य कथन की खोज करनी है। ऑप्शन ए है लिपि ब्राह्मी थी, सही बात है। भाषा प्राकृत थी, सही बात है। प्राप्त करनाल से हुआ, गलत बात है। कहां से प्राप्त हुआ था? टोपरा से। टोपरा कहां था? अंबाड़ा में था। और वर्तमान में कहां है बच्चों? यमुनानगर में है। तो ये करनाल तो तीसरा लगाम में आ गया। तो 2 सही थे, ऑप्शन ए बी दोनों। अगला है शुद्ध अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो शुद्ध कहां से प्राप्त हुआ? जहां शुद्ध गांव है। और शुद्ध गांव कहां है बच्चों? यमुनानगर में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद अगला है किस अभिलेख पर 12 खड़ी अंकित थी? 12 खड़ी यानी कि ए आ ई या बड़ी ई और छोटी आओगी भाई, वो इस तरह 12 शब्द लिख रखे थे। ये कहां से प्राप्त थे? शुद्ध, तोसाम अभिलेख, कपाल मोचन अभिलेख या टोपरा अभिलेख? तो जल्दी से बताइए कौन सा अभिलेख थे बच्चों जिसके ऊपर 12 खड़ी अंकित थी? अभी हमने क्लास में पढ़ा है, आप सभी ने कमेंट करके बताना है यो, क्योंकि सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपने कौन दूं भाई? अगर मैं आपने दूंगा तो आप आपका दिमाग कौन लगाओगे? जो आपने ही देना है। उसके बाद है करनाल अभिलेख की लिपि कौन सी थी? तो बच्चों आपने पढ़ा करनाल एक विधानसभा क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र से कौन एमएलए है? मनोहर लाल खट्टर है। और खट्टर से क्या याद रखना था? खट्टर से बच्चों देखियो, यहाँ आप खट्टर लिखोगे तो कौन सा शब्द मैच खावे है? शब्द अपना मैच खावे है खरोष्टी, तो खरोष्टी लिपि थी। उसके बाद है हरियाणा में किस स्थान से गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख प्राप्त हुआ? तो बच्चों कौन सा स्थान था जहां गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख प्राप्त हुआ? गुर्जर प्रतिहार का जो राजा था भोजदेव, उससे संबंधित अभिलेख प्राप्त होया। और जो क्या करया करता? घोड़ा का व्यापार करया करता। और घोड़ा का व्यापार किस क्षेत्र में आया करता बच्चों? तो पेवा में आया करता। ऑप्शन सी जमा ठीक है। उसके बाद देखिए किस अभिलेख से पता चलता है कि प्राचीन समय में पेहोवा उत्तर भारत में घोड़े व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो बताओ कहां से पता चला बच्चों? हमें पता चला, अभी हमने क्लास में डिस्कस किया, राजा भोजदेव अभिलेख से। और एक बात और याद रखनी है, पेहोवा से हरियाणा के किस स्थान को बोध गया जैसा महत्व है? बोध गया कौन सा? जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो भी पेवा होगा। और महाभारत में जो सैनिक अन्य मरे थे ना बच्चों पांडवान छोड़ के, उनने भी कहा पिंडदान करे गए, उनके कहा फूल भाए गए, वो भी पेवा के अंदर भाए गए। और पेवा से कौन है एमएलए वर्तमान में? जो अपने पहला खेल मंत्री आया करते, बाद में वो कोई केस लग गया भाई उसके ऊपर, तो उसका पद से हटा दिया। जो खेल मंत्री कौन था? संदीप सिंह था। आगे देखिए नेक्स्ट, हरियाणा में किस स्थान से अधूरा अभिलेख प्राप्त होया है? अधूरा यानी कि अपूर्णा।
और अपूर्णा कहाँ से प्राप्त हुआ बच्चों? कपाल मोचन से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? अधूरा अभिलेख कपाल मोचन से पूरा हुआ। किस प्रकार याद रखोगे? अगर आप कहीं जान लाग रहे हो, आप कहीं यहां से चल पड़े बच्चों और आप उरे पहुंच गए, और उरे पहुंचता नहीं क्या आया, आपके पैर में मोच आ गई और आपने जाना कहाँ था? आपने यहां जाना था बच्चों। तो अब क्या होगा? आप यहां नहीं पहुंच पाओगे, यानी कि आपका जो रास्ता है वो कैसा रह जाएगा? आपका मार्ग अधूरा रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि आपके पैर में मोच आ गई। तो क्या याद रखोगे? अधूरा अभिलेख कपाल मोचन से प्राप्त हुआ। उसके बाद है नचार खेड़ा अभिलेख में किसको दर्शाया गया है? महाभारत के पात्र को, गीता के पात्र को, रामायण के पात्र को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अपन ने क्या याद रखनी है? अपन ने याद रखनी है किस प्रकार श्री राम है, और श्री राम ने क्या किया था? रावण का वध किया था। और रावण का वध किया जब बच्चों पहला क्या हुई? उसकी 8-9 नाड़ काटी। 8-9 नाड़ किस प्रकार काटी? रावण जमानु खड़ा था, यानी कि रावण खड़ा था बच्चों, और खड़े खड़े की उसकी मृत्यु हुई थी। बाद में सुंडी में तीर मारा, और पहले खड़े खड़े की नाड़ काटी। नाड़ किसने काटी? राम ने काटी बच्चों। किसकी काटी? रावण की। रावण क्यों कर था? रावण खड़ा था। खेड़े से क्या याद रखोगे? खड़ा था। और आपा ने याद रखना है इनमें से राम का संबंध किससे है बच्चों? तो राम का संबंध रामायण से है। रामायण के पात्र को दर्शाया गया है। रामायण के पात्र कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण, सीता व जटायु चारों आपस में बात करने लग रही, ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे देखिए, लाडनू अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? जिसमें हरिनाटका की राजधानी को दिल्ली बताया गया। डायरेक्ट सेम का सेम यह क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार बदल बदल के। लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी क्या बताया गया? हरियाणा का नाम क्या बताया गया? और यो पूछ लिया लाडनू अभिलेख कहां से प्राप्त होया? तो बच्चों कहां से प्राप्त हुआ था? राजस्थान से प्राप्त हुआ था। अगला है बिजोलिया अभिलेख का संबंध किस स्थान से माना जाता है? तो बच्चों बिजोलिया जो अभिलेख है इसका संबंध किससे माना जा है? इसका माना जा है उदयपुर से। और उदयपुर कहाँ है बच्चों? राजस्थान में है। और किसकी जानकारी मिले है कि चौहानों ने हरियाणा के ऊपर राज किया। चौहान वंशावली का वर्णन मिलता है। अगला है निम्न में से कौन सा अभिलेख 8 अलग अलग जगहों से आने वाले भगवतों की जानकारी देता है? तो बच्चों अपन ने अभी पढ़ा था, जिसको पूरा का पूरा डीपली पढ़ लिया बच्चों। 8 अलग अलग जगहों से आने वाले तीर्थ यात्रियों का जिक्र करता है, जानकारी देता है बच्चों। तो कौन सा था? गुजरी महल अभिलेख। तो जो नए साथी जुड़े एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, और जो लेट जुड़े हैं वो बाद में क्लास पूरी होने के बाद पूरी क्लास ने देखियो बच्चों, फिर आपने टेस्ट लगाना है। हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त जो अभिलेख होगा 18 को नहीं आगे। हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त अभिलेख होया है बच्चों, जिसमें संगीत के 7 स्वरों का वर्णन मिला है? तो बताओ कहां से अभिलेख प्राप्त होया है जहां संगीत के 7 स्वरों का वर्णन मिलता है बच्चों? तो कहां से? अगरवा से। और अगरवा से क्या प्राप्त हुई है? अगरवा से बच्चों एक ईंट प्राप्त हुई है जिसके ऊपर संगीत के 7 स्वर वर्णित है। उसके बाद है लाओस देश से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा के किस स्थान को महातीर्थ कहा गया है? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों सारे के सारे। तो जो नए साथी जुड़े पहला टॉपिक पढ़ लिया, आप फिर समझ में आओगी। टॉपिक इसी क्लास में है पहला बच्चों। तो बताइए महातीर्थ किसे कहा गया? 360 तीर्थ स्थलों की भूमि कुरुक्षेत्र को। आगे है राजा भोजदेव के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सिरसा में पशुपति संप्रदाय का शासन था। यह अभिलेख कहां से प्राप्त होया? तो बच्चों जो सिरसा की जानकारी देगा वो अभिलेख भी कहां से प्राप्त होगा? सिरसा से प्राप्त होगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही कोई नहीं। आगे है बादशाह हुमायूं का अभिलेख कहां से प्राप्त होया? तो बच्चों एक रात खड़े रुका था बादशाह हुमायूं, फतेहाबाद में रुका, क्योंकि दिल्ली से जब पाकिस्तान में आया जाया करते तो अपने हिसार फतेहाबाद होकर जाया करते। अगला है हरियाणा से प्राप्त या हरियाणा की जानकारी देने वाले अभिलेखों की संख्या कितनी है? जो आप सभी साथियों ने कमेंट करके बताना है। और कमेंट करके कब? कमेंट जब अपनी क्लास समाप्त हो जाए, जब कमेंट करके बताना। गरीब बता दिया तो भी दोबारा
और बच्चों अगर इसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहिए। जो छोटा टॉपिक होगा जिसमें कम एमसीक्यू बने हैं उसके हम टॉपिक के साथ पढ़ाएंगे, और जो टॉपिक अपना लंबा है बच्चों उसमें क्या करेंगे आप उस टॉपिक में आप पढ़ाएंगे पहला पूरा टॉपिक, फिर अगली क्लास में एमसीक्यू। और आप एक जानकारी और दे दूं बच्चों, आप जो अपना सीटी मेंस का जो एग्जाम है, सीटी मेंस जो एग्जाम पूरा होता नहीं, आप बैच स्टार्ट कराएंगे हरियाणा ग्रुप डी का। तो जो भी साथी हरियाणा ग्रुप डी में लागण के इच्छुक है वो अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप ने जरूर ज्वाइन कर लियो भाई। यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाओगे, बढ़िया तरीके से टॉपिक पढ़ाया जाएगा, एमसीक्यू पढ़ाया जाएगा, और आपने यो भी बताया जाएगा बच्चों कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी है, क्योंकि तैयारी तो बच्चों देश करे है, आपने तैयारी हिसाब से करनी है। जो चीज आपने बेरा या अपन के कोई चांस ही को नहीं रहा, उसको पूरा दिन पढ़ लिया और 2-4 घंटे बच्चे, फिर आपने जो चीज अच्छे से आवे आप फिर उस चीज ने पढ़ा तो अपना वह भी याद को नहीं जो अच्छे से पढ़ा। तो इससे बढ़िया क्या करा आप उसे एक चीज नहीं छोड़ दिया बच्चों, एक चीज से अपना सिलेक्शन को रुके। तो इस क्लास में सारी जानकारी मैं आपने नहीं दे पाऊंगा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, मैं आपसे वहां बात कर सकता हूँ, सारी जानकारी दूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते एक नई क्लास के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके बाय रविंद्र सर। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम, राम राम।